Hey guys, welcome to my YouTube channel Literature, Feminism and Me। तो जैसे कि मेरे YouTube चैनल का नेम है लिटरेचर फेमिनिज्म एंड मी, तो मैंने सबसे पहला टॉपिक चूज़ किया है जेंडर, सेक्स एंड फेमिनिज्म। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगा और आप सबके लिए मददगार भी साबित होगा। सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज़ फेमिनिज्म। दिस इज़ वन ऑफ द हॉट टॉपिक ऑफ टुडेज़ मॉडर्न सोसाइटी। सबसे हॉट और करंट टॉपिक है 21st सेंचुरी का। और एक सिंपल सेंटेंस में हम बोल सकते हैं कि इट्स अबाउट डीलिंग विद द टेंशंस बिटवीन मेल एंड फीमेल इमेजरी। यानी कि मेल और फीमेल की जो इमेज है वो जो सोसाइटी ने बनाई थी उसी को तोड़ने के लिए फेमिनिज्म स्टार्ट हुई थी इन 18th सेंचुरी। और पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से हम इसका डेफिनेशन कुछ यूँ बोल सकते हैं, द सपोर्ट फॉर सोशल इक्वालिटी फॉर ऑल द जेंडर्स इन ऑपोजिशन टू पेट्रियार्की एंड सेक्सिज्म। यानी कि ये पेट्रियार्की के बिल्कुल ऑपोजिट है, क्योंकि पेट्रियार्की जो है वो सेक्सिज्म को प्रमोट करती थी। जिस भी सेक्स में इंसान ने जन्म लिया है उसी के हिसाब से उसको जज करके जेंडर रोल्स बनाती थी। बट फेमिनिज्म सेज दैट जेंडर रोल्स जो हैं दे हैव नथिंग टू डू विद सेक्स ऑफ अ पर्सन, एंड द पीपल फॉलोइंग दिस मूवमेंट आर कॉल्ड फेमिनिस्ट्स। और फेमिनिस्ट जैसे दोस्तों हम जानते हैं कि फेमिनिस्ट हमेशा औरत से रिलेट किया जाता है ये वर्ड। ये सच भी है, क्योंकि पहले फेमिनिज्म सिर्फ औरतों के हित की आवाज़ में ही चलाया गया था। बट आज इसका मीनिंग ये नहीं रहा है। आज की डेट में ये चेंज हो चुका है। अ फेमिनिस्ट कैन बी अ मेल और अ फीमेल और एनीबडी who believes in equal opportunities for all the genders disrespective of their sexes। यानी कि इंसान जिस भी सेक्स में बॉर्न हुआ है उसको उस हिसाब से जज नहीं करना चाहिए और सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। दे शुड बी इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली एंड कल्चरली बी ट्रीटेड एज इक्वल। इक्वल पब्लिक पार्टिसिपेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम फ्रॉम मेल आइडियोलॉजी। सबसे इम्पॉर्टेंट, फ्रीडम फ्रॉम मेल आइडियोलॉजी। तो हमारे देश को आज़ाद हुए बहुत साल हो गए हैं और आज हमारे संविधान में भी ये है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज़ फॉर एवरी सिटीज़न ऑफ द कंट्री। बट औरतों को ये कहा जाता है कि अगर समाज ने आपको आगे आने का हक दिया है तो यू नीड टू बी इन योर लिमिट्स। यानी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आज भी औरतों को सही तरह से नहीं मिल रहा है। प्रोटेस्ट कई होते हैं आज कि हमारी बहनें सुरक्षित हों, हमारी बीवियां सुरक्षित हों, हमारी बहनों को सुरक्षा चाहिए। आखिर किन से ना? तो वी नीड फ्रीडम फ्रॉम मेल आइडियोलॉजी। मर्द जब खुद बदलेंगे और अपने बेटों को बदलेंगे, अपने आने वाले नई जनरेशन को अच्छी सोच देंगे, तो सुरक्षा किन से चाहिए? मर्दों से ही तो चाहिए। और फेमिनिज्म जो वर्ड है, इट वॉज कॉइंड बाय चार्ल्स फेरियर, हु वॉज अ यूटोपियन सोशलिस्ट एंड फ्रेंच फिलोसफर। तो बात यह है कि हम औरतों को अपने ओन ह्यूमन राइट्स की मांग करने के लिए एक स्पेशल मूवमेंट और वर्ड की ज़रूरत पड़ी। एंड ये फेमिनिज्म अपीयर हुई थी सबसे पहले इन फ्रांस, नीदरलैंड्स इन 1872। वहाँ पे एक प्रोटेस्ट हुई थी, सिनिका फॉल्स ऑफ कन्वेंशन। उसी से ये फेमिनिज्म स्टार्ट हुई और 1890s में फिर ये ग्रेट ब्रिटेन पहुँची और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 1910 में, और 1920 में जाकर वुमेन को राइट टू वोट मिला था सबसे पहले इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हम बात करते हैं जेंडर एंड सेक्स के बारे में। तो ये दोनों एक ही चीज़ नहीं है। जनरली लोग सोचते हैं कि जेंडर एंड सेक्स इज़ वन ऑफ द सेम थिंग। दिस इज़ अ ग्रेट डिफरेंस इन बोथ द टर्म्स। तो जेंडर जो है इट्स अ सोशल टर्म एंड सेक्स इज़ अ बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट।
a term referring to the socially constructed identities man, woman, masculine, and feminine. Gender is distinguished from sex. So, gender has nothing to do with sex, and sex refers to the biological designation of male or a female. Grammatically, gender is only way loosely associated with natural distinctions of sex. मतलब कि ये gender is socially defined and feminism is against this social stratification of gender. जो सोसाइटी ने जेंडर रोल्स बनाई है इसी के अगेंस्ट है फेमिनिज्म. And feminists say that gender has a problem, not the sex we are born into. कि जो हम जिस सेक्स में बॉर्न हुए हैं वो प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम वो है कि उस सेक्स को ध्यान में रखते हुए जो आपने जेंडर रोल्स बना दिए and who are meant to define it, who are meant to define these gender roles. और मैं ये कहती हूँ कि सिर्फ women ही नहीं, not only the women but the whole human race is dominated by men. The entire human race, even men खुद भी इसके बाउंड हो चुके हैं. जो मेन, कई पावरफुल मेन ने सोसाइटी में रूल्स बना दिए, जेंडर रोल्स बना दिए. और आज तो इवन ट्रांसजेंडर्स और इन ऑल दी अदर जेंडर्स भी, नॉट ओनली विमेन, उन सबको भी सोसाइटी से निकाल कर रखा गया था, जो आज फेमिनिज्म से ये भी अपनी आवाज़ उठा रही हैं. इवन ग्रामेटिकली भी हम देखते हैं कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं या मैन मेड थिंग्स हैं उनको भी एक सोशल स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ जेंडर से के नज़रिए से हमको दिखाया गया है हमेशा से. द न्यूट्रल थिंग्स आर डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ जेंडर ऑफ द सोसाइटी. फॉर एग्जाम्पल विंटर, वॉर, डेथ, they all are personified as masculine क्योंकि these are considered as harsh, right? तो and beauty, innocence and softness, ये सभी बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर से देखे जाते हैं. इनको एसोशिएट किया गया है फेमिनिटी से. और फेमिनिज्म ये कहती है कि मस्कुलिनिटी और फेमिनिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये भी मैन मेड है. एंड वुमेन को यही रोल दिया गया था कि दे शुड बी गुड वाइफ मटीरियल एंड दे शुड बी सबॉर्डिनेट ऑफ मेन. मैरिज एंड मदरहुड आर द ओनली सिग्निफिकेंस ऑफ देयर एग्जिस्टेंस. मैरिज करनी और मदर बनना यही उनकी लाइफ का सबसे बड़ा कर्तव्य माना जाता था. और ये माना जाता था कि वो इस मैरिज और मदरहुड के लिए ही इस प्लैनेट पे एग्जिस्ट करती हैं. और जो वुमेन मैरिज और मदरहुड को रिफ्यूज़ करती थी उनको सोसाइटी में जगह नहीं दी जाती थी. तो मैरिज करना और मदर बनना ये उनकी लाइफ का ड्यूटी माना जाता था एट एनी कॉस्ट. कॉम्प्रोमाइज़ फॉर वुमेन इज़ रिस्पेक्ट. जैसे कि मतलब यही कॉम्प्रोमाइज़ करना, वुमेन अपनी लाइफ में जितना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करती थी उतनी ज़्यादा उसको रिस्पेक्टफुल तरीके से देखा जाता था. आज भी हम देखते हैं कि इवन आवर मदर्स, उनका भी ये कहना होता है कि फिर हमारी शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए और फिर वी वर टोटली डिवोटेड टू आवर चिल्ड्रन. उनकी भी पढ़ाई बीच में छोड़ दी गई जस्ट बिकॉज दे सोसाइटी टोल्ड देम दैट दे आर रेडी टू बिकम मदर्स नाउ. तो हमारी अब भी जनरेशन अभी चेंज हो रही है बट it's still marriage and motherhood is the biggest considered to be the significance of their existence. And look beautiful is their duty and live for attraction of men. मतलब कि ब्यूटीफुल दिखते रहना और मर्दों के लिए अट्रैक्टिव दिखना उनकी ड्यूटी मानी जाती थी. एंड इसी को कल्चर कहा जाता था. एंड सी, पीपल मेक कल्चर, कल्चर डजंट मेक पीपल. कल्चर जो है वो हमने ही बनाया है, पीपल ने बनाया है. कल्चर हमें नहीं बनाता.
तो वी कैन चेंज इट बिकॉज वी हैव मेड इट. एंड वाई टू फील गिल्टी बिकॉज यू आर अ विमेन. हमारी मर्जी से कोई भी इंसान फीमेल या मेल पैदा नहीं होता. तो व्हेन इट्स नॉट इन आवर विश, तो वाई टू फील गिल्टी बिकॉज यू आर अ वुमेन. एंड अब बोलती हैं वुमेन की ऑक्यूपेशन शुड बी अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट एंड नॉट द जेंडर रोल्स. कुकिंग भाई कोई हमारी जीन्स में नहीं है. कुकिंग कैन नॉट बी इन अ जीन्स ऑफ अ सेक्स. एंड जब मेन कुकिंग करते हैं तो दे आर कंसिडर्ड टू बी एज फैंसी शेफ्स, और औरतों के लिए ये ड्यूटी माना जाता है. नाइला कबीर फ्रॉम बांग्लादेश, वो अभी शी इज़ रिसेंटली रिसाइडिंग इन यूके, वो कहती हैं कि बायोलॉजी इज़ जेंडर्ड एज वेल एज सेक्स्ड. कि हमारी सोसाइटी ने जेंडर रोल्स को ओवर सेक्स रखा है. सोसाइटी इज़ ट्राइंग टू पुट जेंडर ओवर सेक्स. कि हम जिस सेक्स में इंसान बॉर्न हुआ है उसके अबव हमारे जेंडर रोल्स को रख दिया है सोसाइटी ने. तब बायोलॉजी इज इवन बायोलॉजी में भी जेंडर रोल्स को घुसेड़ दिया है सोसाइटी ने. और इसमें हम थोड़ा पास्ट में जाएंगे. जो हमारे ग्रीक फिलोसफर्स थे, एरिस्टोटल, प्लेटो, इनका भी क्या कहना था. एरिस्टोटल टोल्ड दैट द रिलेशन of man and female is by nature a relation of superior to inferior and of ruler to ruled. ये भी अगेंस्ट थे सिटीजनशिप ऑफ वुमेन के. और ये कहते थे कि ये जो मैन वुमेन का रिलेशन है ये सुपीरियर टू इन्फीरियर है. और चार्ल्स डार्विन, ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट, इनका भी ये कहना था कि मैन इज़ इंटेलेक्चुअली सुपीरियर टू वुमेन. तो इंटेलेक्चुअली भी मेन सुपीरियर कहा जाता था वुमेन से. और थॉमस जेफरसन, ही वॉज द थर्ड यूएस प्रेसिडेंट, ही ऑल्सो टोल्ड कि विमेन्स पोजिशन इज़ इन द होम एंड नॉट इन पॉलिटिक्स एंड पब्लिक ऑफिस. प्लेटो ऑल्सो प्लेस्ड रिप्रोडक्टिव रोल ओवर प्रोडक्टिव रोल. यानी कि रिप्रोडक्शन ही विमेन का सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस था उनकी एग्जिस्टेंस का. एंड सप्पो वॉज अ वुमेन इन ग्रीक बट वॉज नॉट रिकग्नाइज्ड. और इसी ग्रीक में जैसे लोग कहते हैं कि कोई भी फिलोसफर जो है वो भी ग्रेट मेन ही हुए हैं, कोई विमेन नहीं हुई, बिकॉज विमेन वर नॉट अलाउड टू. एंड सप्पो वॉज वन ऑफ देम हु वॉज नॉट अलाउड टू बी रिकग्नाइज्ड. ऐसे ही इंडिया में भी लोपामुद्रा, ब्रह्मवादिनी, they were also not recognized or they were not allowed to be recognized. अब हम बात करते हैं वेव्स ऑफ फेमिनिज्म में. फेमिनिज्म के 4 वेव्स में डिवाइड किया गया है फेमिनिज्म को. तो फर्स्ट वेव है, स्टार्ट होता है 1848 से 1920 तक. तो इट वॉज स्टार्टेड इन द लेट 18th सेंचुरी, जब से फेमिनिज्म स्टार्ट हुआ. सिनिका फॉल्स ऑफ कन्वेंशन 1848, फ्रांस में ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुई थी. और फिर ये इसी से यूके में 1918 में, देन न्यूजीलैंड 1893, और 1920 में जाकर राइट टू वोट एंड एजुकेशन मिला था विमेन को पहली बार. और इसी में लिटरेचर में वर्जीनिया वुल्फ जो है उन्होंने वर्क लिखा था जो ग्रेटली रिकग्नाइज हुआ था, अ रूम फॉर वंस ओन. एंड देन रेबिका वेस्ट, उन्होंने भी अनमैरिड मदर्स के हित में बुक्स लिखी थी, और ये बहुत ही हार्श टोन में लिखती थी. और सबसे पहला जो वर्क है फेमिनिज्म में माना जाता है वो है अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, जो पब्लिश हुआ था 1793 में. ये सबसे पहला वर्क था जो फेमिनिज्म के रिलेटेड लिखा गया था बाय मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट. और इसको कहा जाता है कि इट्स द फेमिनिस्ट डेक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस. और इसमें मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट कहती हैं कि विमेन ऑल्सो पोजेस रीजन, सो दे ऑल्सो
should have equal rights. I do not wish them to have power over men but over themselves. तो देखिए बहुत ही खूबसूरत सी लाइन ये बोलती हैं कि आई डू नॉट विश देम टू हैव पावर ओवर मेन बट ओवर देमसेल्व्स. तो औरतों ने हमेशा से हिस्सेदारी मांगी है समाज में. ये मेन बोलते हैं कि विमेन हमारी बराबरी करना चाहती हैं या बराबरी मांगती हैं. बराबरी तो दूर की बात है, बट विमेन नीडेड टू बी रिकग्नाइज्ड फॉर देयर ओन ह्यूमन, दे ऑल्सो नीड देयर ओन ह्यूमन राइट्स. और विक्टोरियन एज जो है ये भी फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म में आता है, जिसमें साइलेंट राइटर्स थे. मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट ने ये वर्क पब्लिश किया था और उसके बाद कई और औरतों ने भी लिखना स्टार्ट कर दिया था, बट उनको फिर पब्लिश करने नहीं दिया जाता था, उनको रिकग्नाइज करने का हक नहीं दिया जाता. तो उसमें विमेन थी कि फॉर एग्जांपल एफ्रा बेन, शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू अर्न. इन्होंने लिख कर कमाया, ये सबसे पहली औरत थी जिन्होंने लिख कर कमाया. और मैरी एन एवांस, इन्होंने अपना नाम चेंज कर कर जॉर्ज एलियट रख दिया था ताकि इनका वर्क पब्लिश हो सके, क्योंकि औरतों का वर्क पब्लिश होना बहुत कठिन था उस वक्त. तो इन्होंने तभी ये तरीका अपनाया कि अपना नाम जॉर्ज एलियट रखा जाए, तो लोगों को ये लगे कि इट इज़ अ वर्क ऑफ अ मैन. फिर आती है सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म 1960 से 1980 तक. एंड इसमें अपर क्लास वुमेन अपनी राइट्स के बारे में फाइट करती थी. इलियन शॉल्टर भी इसमें बड़ा नाम है. एंड इसमें फेमस वर्क है 1949 में पब्लिश हुआ द सेकेंड सेक्स. एंड इसमें इन्होंने बोला था कि वन इज नॉट बॉर्न अ वुमेन बट बिकम्स अ वुमेन. और फिर आती है थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म. ये थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म में ऐसा पीरियड था जब नॉट ओनली अपर क्लास वुमेन बट लोअर कास्ट वुमेन और ब्लैक वुमेन भी अपने हकों की आवाज़ रेज करने लगी थी. एंड टॉनी मॉरिसन वॉज the first black woman to raise her voice and to publish her literary works. और इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था फॉर बिलवेड इन 1993 में. और ये हाल ही में इनकी डेथ हुई है 2019 में. फिर आता है फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म, जो माना जाता है कि इट बिगैन इन 2012. ये ज़माना है सोशल मीडिया का, फिल्म इंडस्ट्री का, इंटरनेट का. और इन्हीं सब चीज़ों को वुमेन यूज़ दीज इंटरनेट टूल्स फॉर जस्टिस. एंड मी टू मूवमेंट का एक नाम है, मी टू मूवमेंट आपने सुना ही होगा, ये बहुत फेमस हुई थी. और फिल्म इंडस्ट्री भी जो है ये बहुत बड़ा रोल निभा रही है, क्योंकि ये हमारी आने वाली जनरेशन को एक अलग तरह से इंसानों की दुनिया दिखा रही है. इट्स द फीमेल और मेल का जो इमेज है वो बहुत ही डिफरेंट तरीके से दिखाया जाता है. एंड ये एक रोल मॉडल की के रोल्स अदा करती हैं हमारी आने वाली जनरेशन के लिए. सो इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है. उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी. तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा. इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि मैं और भी वीडियोस बनाऊं. और मेरी अगली वीडियो का टॉपिक रहेगा फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इन वाइल्डनेस बाय एलियन शॉल्टर. एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं. आई एम देयर एज शेयरिंग माई पैशन. आई रिपीट, शेयरिंग माई पैशन. वहाँ पे मैं सिर्फ लिटरेचर ही नहीं बल्कि द स्टफ रिलेटेड टू आर्ट, फैशन एंड फोटोग्राफी के बारे में भी पोस्ट करती हूँ. सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी.
होपिंग फॉर द बेटर।